नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ही परिवार विदा ब्रांड में। मैं हूं आशीष और आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की सीरीज में सेकेंड लास्ट चैप्टर जिसका नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। आज हम लोग बात करेंगे उन सभी संस्कृतियों के विषय में जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में छिटपुट दिखाई दी और आज उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे भारत पे पड़ रहा है। अब क्षेत्रीय संस्कृतियाँ होती क्या चीज़ है? आपने आसपास अपने देखा होगा, कोई किसी प्रकार से बोलता है, ठीक है, कोई किसी प्रकार से आचरण करता है, तो वही क्या है, उनकी एक परंपरा होती है, ठीक है। कुछ समय जैसे आप भी देखिए, आपके परिवार में बहुत समय से कोई कार्य होता आ रहा है तो आपको लगता है कि वो जो परंपरा है वो आपकी अगली पीढ़ी में भी ट्रांसफर हो। वही क्या बन जाती है धीरे धीरे, जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते होते वह क्षेत्रीय संस्कृति बन जाती है, क्योंकि आपके समाज में वहाँ पे है तो आपका परिवार बड़ा हुआ तो आपके लोग फैले दूर दूर तक, तो क्या हुए वही परंपराएं चल रही हैं और वही क्या रूप में बन जाती हैं, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण हो जाता है वहीं पे। साथ ही साथ हम लोग इस लेसन में जानेंगे विभिन्न भाषाओं के विषय में और उनका उद्गम कैसे संस्कृत भाषा से हुआ, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं दक्षिण भारत में और देखते हैं कि मलयालम भाषा का विकास किस प्रकार हुआ था संस्कृत से। तो चलिए, चेर व मलयालम भाषा का विकास। महोदरपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में है जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, ठीक है। अब दक्षिण पश्चिम भाग कौन सा होता है वो जान लीजिए। देखिए, ये श्रीलंका है, ठीक, और ये दक्षिण है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। क्या है? ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। तो ये वाला जो क्षेत्र था, ठीक है, ये छोटा सा क्षेत्र, यही क्या है, चेर राज्य था। क्या? चेर राज्य था। और केरल को भी आपने देखा होगा, केरल यहाँ पे, ये लास्ट में एकदम किनारे में, ठीक है, केरल राज्य का हिस्सा है। 9वीं सदी में स्थापित किया गया था। इसको कब स्थापित किया गया था? 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। तो मैंने अभी जो इलाका दिखाया आपको, इस इलाके में कौन सी भाषा बोली जाती थी? मलयालम भाषा बोली जाती थी, ठीक है, अभी भी बोली जाती है। इस भाषा व लिपि का प्रयोग शासकों ने अभिलेखों के रूप में किया था। सबसे पहला प्रयोग यही हुआ था, ठीक है, जो किसी क्षेत्रीय भाषा का उपयोग सरकारी कार्यों के लिए किया गया था। किस भाषा का? मलयालम भाषा का प्रयोग किया गया था। अभिलेख क्या होता है? हमने आपको अभिलेखों के विषय में बताया पिछली कक्षा में, उस वीडियो को भी देखिए जाके। तो अभिलेख क्या होता है? एक संक्षिप्त जानकारी होती है अपने राज्य या फिर किसी कार्य के विषय में जिसको आप अपने प्रजा तक पहुँचाना चाहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट। सरकारी अभिलेखों में क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग का यह पहला उदाहरण था। किसका? क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग का उदाहरण ये पहला था। केरल का मंदिर, ठीक है, केरल का एक मंदिर है जो रंगमंच है, मंदिर रंगमंच, क्या नाम उसका? केरल का मंदिर रंगमंच संस्कृत महाकाव्यों पर आधारित। जैसे देखिए, आपने साई-फाई पिक्चर देखे होंगे, साइंस और फिक्शन पिक्चर है, ठीक है, आप कॉमिक भी पढ़े होंगे बहुत सारी। तो कॉमिक में क्या होता है, कुछ कहानियाँ होती हैं, उसको क्या कर दिया जाता है? विजुअलाइज कर दिया जाता है। जैसे आप कार्टून देखते हैं, ठीक है, कार्टून को पहले एक स्क्रिप्ट बनाई जाती है, फिर उसको एक मूर्त रूप दे दिया जाता है, अर्थात एक शरीर में बांध दिया जाता है, कार्टून में बांध दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसी के ऊपर बेस्ड होता है, आधारित। तो ऐसे ही जो वो मंदिर है उसमें जो विभिन्न प्रकार के चित्र हैं या फिर उसमें जो कथाएं लिखी हुई हैं किस पे आधारित है? संस्कृत महाकाव्यों पर आधारित है। किस पे? संस्कृत महाकाव्यों पर। मलयालम भाषा की पहली, ठीक है, पहली जो साहित्यिक कृति है वो कब लिखी गई? 12वीं शताब्दी में। वो बेस्ड किस पे थी? वह संस्कृत भाषा पे बेस्ड। किस पे? 12वीं शताब्दी में पहली मलयालम साहित्यिक रचना हुई है और वह बेस्ड थी संस्कृत भाषा के ऊपर। 14वीं शताब्दी का ग्रंथ कौन सा है? वह है लीला तिलकम। कौन सा? लीला तिलकम। किस पर आधारित है? वह व्याकरण और काव्य शास्त्र पे बेस्ड है। मणि प्रवालम शैली पर आधारित। किस पे? मणि प्रवालम शैली। अब मणि प्रवालम शैली क्या होती है ये भी तो आपको जानना चाहिए ना। तो आप जानिए मणि प्रवालम शैली क्या है जो मलयालम भाषा में प्रयोग की जाती थी। वह थी, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, देखिए, हीरा व मूंगा होता है मणि प्रवालम का अर्थ, जो संस्कृत व क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग को दर्शाता है। किस किस भाषा को? क्षेत्रीय भाषा कौन सी? मलयालम। कौन सी? मलयालम। और संस्कृत भाषा के एक साथ प्रयोग का क्या है? ये एक उदाहरण को दर्शाता है कि इन सभी का प्रयोग किया जाता था उस समय। तो इसे क्या कहा गया? मणि प्रवालम कहा गया, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं जगन्नाथपुरी के विषय में। जगन्नाथ का अर्थ क्या होता है? जगत के नाथ, अर्थात क्या? जगत के नाथ। जो पूरे संसार के स्वामी, उनको क्या कहा जाता है? जगन्नाथ कहा जाता है। और जगन्नाथ यह पूरी उड़ीसा में मंदिर है एक, ठीक है, वहाँ पे है। उसी के आसपास जो संप्रदाय थे, ठीक है, संप्रदाय मतलब
उस भगवान के मानने वालों को क्या कहा जाता है, संप्रदाय से रिलेटेड व्यक्ति। तो उस समय जो लोग वहाँ पे थे उनको क्या कहा गया, जगन्नाथपुरी संप्रदाय कहा गया। जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा का निर्माण स्थानीय लोग करते थे। वहाँ पे जो जगन्नाथ भगवान की काष्ठ की मूर्तियाँ हैं, ठीक है, उनका निर्माण कौन लोग करते थे, वहाँ की जो स्थानीय जनजाति थी वही लोग करते थे। तो आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो आप यह कह सकते हैं कि जगन्नाथ जो भगवान है वह स्थानीय देवता थे, ठीक है। स्थानीय देवता को बाद में क्या कर लिया गया, भगवान विष्णु के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। 12वीं शताब्दी में, कब, 12वीं शताब्दी में गंग वंश के शासक अनंत वर्मन ने, यह बहुत महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है, अनंत वर्मन ने पुरी में जगन्नाथ मंदिर बनवाने का निश्चय किया था। किसने किया था, अनंत वर्मन ने जगन्नाथ मंदिर बनवाने का निश्चय किया था, जो आप आज प्रारूप देख रहे हैं। 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय हुए, ठीक है। कौन हुए, 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य जगन्नाथपुरी को अर्पित कर दिया, ठीक है। अब राज्य को अर्पित करना मतलब क्या, उसकी जो धन संपदा आदि थी वो किस में लगा दिया, मंदिर बनवाने में, उसके सुदृढ़ीकरण में, एक ट्रस्ट बनवा दिया, ठीक है। और बनवाने के बाद क्या किया, स्वयं को जगन्नाथपुरी का या फिर कह लीजिए जगन्नाथ मंदिर का प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया। अब प्रतिनियुक्त क्या होता है, देख रेख करने वाला, क्या चीज़, देख रेख करने वाले को क्या कहा जाता है, प्रतिनियुक्त कहा जाता है। इन सभी चीज़ों के विषय हम लोग जानकारी प्राप्त कर लें। अब हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं उस महान भारत के विषय में। अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर राजपूतों को हम छोड़ दें तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। राजपूतों ने हमारे भारत को जो मध्यकाल था उसमें बहुत ही ज़्यादा बचा कर रखा। किनसे, भारत के जो बाहर आक्रमणकारी थे, जो भारत में आए, भारत को लूट रहे थे, उन सभी का डट के मुकाबला किया सूरवीरों ने, राजपूतों ने। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किनकी, चौहान वंश से संबंधित है, ठीक है, वो पृथ्वीराज चौहान की बात करेंगे। उन्होंने मोहम्मद गोरी को परास्त किया, बाद में किसी कारणवश या धोखेवश वो परास्त हो गए। उसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे महान शासक हुए जिन्होंने भारत में अनेक, जो भारत में अफगान शासक थे, मुगल थे, इन सभी को क्या किया, मुंहतोड़ जवाब दिया। वहीं महाराणा प्रताप की भी बात हम लोग कर लें, उन्होंने कभी भी हार नहीं माना मुगलों के समक्ष, ठीक है। उन्होंने अकबर को इतना भयानक परास्त किया, क्या कह लीजिए, छका के रखा था कि, और वो अकबर उनसे बहुत ही ज़्यादा डरता था। जब तक वो जिंदा थे, ठीक है, वह उनके समक्ष नहीं गया। अकबर इतना ज़्यादा डरपोक था, लेकिन उसको महान बताया गया, वह दुर्भाग्य था हमारे भारत का, ठीक है। राजपूत व सूरवीरता की परंपराएं। अब राजपूताना किसे कहा जाता है, राजपूताना, देखिए भारत का जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, गुजरात के कुछ हिस्से हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश कुछ हिस्से हैं, ऊपर हिमाचल प्रदेश, पंजाब आदि के जो कुछ हिस्से हैं, उसी के अंतर्गत क्या होता था, राजपूताना होता था, ठीक है। वहीं पर राजपूताना का क्षेत्र विस्तार हुआ करता था। जो राजपूतों की कहानियां हैं, ठीक है, उनकी सूरवीरता की कहानियां हो गई, उनकी वीरांगना जो स्त्रियां, उनकी कहानियां हो गई, उन सभी को काव्य व गीतों के रूप में सुरक्षित रखा गया, ठीक है, जिसको वहाँ की स्थानीय जनजाति चरण भाटों द्वारा समय समय पर क्या किया जाता है, मंचन किया जाता है, या फिर जहाँ जहाँ वो लोग जाते हैं वो क्या करते हैं, उनको गाया करते हैं। उससे क्या होता है कि लोगों के बीच में उनके प्रति बहुत अच्छी भावना उत्पन्न होती है और वैसा ही बनने का कार्य करते हैं। महाराणा प्रताप के जैसे, चौहान जैसे, ठीक है, इन सभी का अनुकरण करने के वो लोग प्रेरणा देते हैं, चरण भाटो लोग। तो अब हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कथक नृत्य के विषय में। हम लोग इसके विषय में रोचक कहानियां जो हैं वो भी जानकारी प्राप्त करेंगे, किनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो पहले हम जान लेते हैं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा। आप लोगों ने प्राय टीवी पे या फिर किसी न्यूज़ पे देखा होगा, ठीक है, या फोटो में देखा होगा, जब कोई बड़ा व्यक्ति चाहे विदेश का हो, ठीक है, या फिर भारत का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई बड़ा मंत्री हो, वो कहीं जाता है, ठीक है, किसी ऑडिटोरियम में जाता है, तो आपने देखा विभिन्न परिधानों को पहने, विभिन्न वस्त्रों को पहने हुए कुछ स्त्रियां या फिर लड़के क्या करते हैं, डांस करते हैं, ठीक है। उसी को क्या कहा जाता है, कथकली कहा जाता है, या फिर हो सकता है वो हो भरतनाट्यम हो, या फिर हो सकता है ओडिसी हो, कुचिपुड़ी हो। तो इस प्रकार क्या करते हैं, शास्त्रीय नृत्यों को वो लोग करते हैं मनोरंजन हेतु। लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं कथक नृत्य के विषय में। तो जानते हैं कथक शब्द का जो उत्पत्ति हुई है, कथक शब्द की, वह कथा से निकला है। कहाँ से निकला है, कथा शब्द से आया है कथक, ठीक है, जिसका प्रयोग संस्कृत या अन्य भाषाओं में, ठीक, कहानियाँ सुनाने के लिए हम लोग करते हैं। क्या कहा जाता है, कहानियों को कथा कहा जाता है, ठीक, कथा संग्रह के नाम से भी कहा जाता है कहानी संग्रह को। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में, ठीक, कहाँ पे, ये उत्तर भारत का प्रमुख है, ठीक है, उत्तर भारत का के मंदिरों में कथा या फिर कहानी सुनाने वाली जनजातियों की एक
जाति थी। देखिए भारत में विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, कोल, भील, ठीक है। इन सभी जनजातियों में एक जनजाति कौन सी थी? ऐसी जनजाति थी जो कथक थी और कथाओं को सुनाया करती थी। कहाँ पे? उत्तर भारत के विभिन्न मंदिरों में। 15 से 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार के साथ ये कथक जो है वह नृत्य शैली के रूप में आ गए, ठीक है। इन्होंने किसका रूप ले लिया? नृत्य शैली का रूप ले लिया। किसका? नृत्य शैली का रूप धारण कर लिया। कथक में राधा कृष्ण के आख्यान को लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। देखिए कथक में क्या होता है? राधा कृष्ण के आख्यान, आख्यान मीन्स होता है कहानियाँ। राधा जी क्या करती थी, ठीक है, कहानियों में कहा जाता है श्री कृष्ण जी, ठीक है, उसमें मक्खन को खाते हैं या फिर विभिन्न प्रकार के जो दृश्य हैं, ठीक है, उस समय जो कृष्ण जी ने अपने जीवन में किया था उन सभी को क्या कहा जाता है? कथक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उस शैली में लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे रासलीला कहा जाता है। आपने गाँव में प्रायः देखा होगा रासलीला, ठीक है। हम लोग रस के साथ पढ़ रहे हैं और रासलीला भी यहाँ पे आ गया है, तो इससे भी हम लोगों को क्या हो रहा है? मनोरंजन हो रहा है, ठीक है। रासलीला में लोक नृत्य के साथ साथ कथक के कथाकार, ठीक है, किसमें? रासलीला में लोक नृत्य के साथ साथ, ठीक है, इसमें तो एक तरफ कुछ लोग डांस किया करते हैं, ठीक है, उसमें तक धिन धा ऐसे कुछ कहा करते हैं, ठीक है, ढोलक के साथ। उसमें फिर दूसरा जो होता है वो वाचक होता है, ठीक, कथा कहने वाला, ठीक है। कथक कथाकार उसको कहा जाता है जो बताता है धन धा। तो ऐसे किस प्रकार से आपको शैली दर्शाना है, हाव भाव आपका कैसा होना चाहिए, इन सभी को क्या करता है? वो बताता है दर्शाने के लिए, ठीक है, जो किस पे आधारित होता है? मूल हाव भाव से जुड़े होते हैं। मुगलों के शासनकाल में, कब? जब भारत में मुगलों का शासन था, मध्यकाल में, मुगलों के शासनकाल में यह दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, ठीक। कहाँ पर? दरबार में राजा बैठता था, फिर कुछ नृत्य वगैरह होता था, फिर उसके राज दरबार की कार्यवाही चलती थी। आगे चलकर कथक 2 राजघरानों में बंट गया। पहला राजघराना था जयपुर जो कि राजस्थान में, और दूसरा राजघराना था लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में है। अवध के अंतिम नवाब कौन? अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह कला के रूप में उभरा था। किसके रूप में उभरा था? यह जो कला थी एक मुख्य कला के रूप में उभरी थी, ठीक है, जो पूरे भारत में फैलने का प्रयास किया। अधिकतर उत्तर भारत में पूरी तरह से क्या हो गया था? फैल गया। तो उधर बंगाल में फैल गया, अवध में फैल गया, हरियाणा में फैल गया, इन सभी क्षेत्रों में। 1850 से 75 के दौरान, कब? 1850 से 75 के दौरान, जब ब्रिटिशों का शासन था भारत में, यह नृत्य शैली के रूप में पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, बिहार हो गया और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में फैल गया, ठीक है। इसी के साथ जब ये फैला तो विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का भी इसमें चलन हो गया था, ठीक। आप लाल पहनेंगे, हरा पहनेंगे या फिर लाल और हरा के साथ पहनेंगे, ठीक है। इन सभी वस्त्रों का क्या हो गया? निर्धारण इसी समय हो गया। 19वीं से 20वीं सदी में जब ब्रिटिशर भारत में शासन कर रहे थे तो ये लोग इस डांस को या फिर विभिन्न जो भारतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, इन सभी डांसों से क्या करते थे? घृणा करते थे, नफरत करते थे, क्योंकि उनके यहाँ क्या था? ये है वो है, ऐसे मतलब कुछ उल्टा सीधा लोग डांस करते, बस उसमें ना तो कोई रस है ना तो कोई हाव भाव है, कोई निरर्थक डांस करते थे, ठीक है। तो उनको वही डांस पसंद था। लेकिन भारत के जो डांस थे, रासलीला हो गया, ठीक है, भारतनाट्यम, ये क्या थे? भावपूर्ण थे, तो उनको ये सब अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। लेकिन इस नृत्य को बचाए रखने में गणिकाओं का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि इन लोगों ने ब्रिटिशर्स के शासनकाल में भी इस डांस को प्रस्तुत करना नहीं छोड़ा और डांस करते रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शास्त्रीय नृत्य के रूप में इसको दर्जा मिला। अब शास्त्रीय नृत्य कितने हैं इस समय भारत में? 6 शास्त्रीय नृत्य हैं। पहला नृत्य है कथक, ठीक है, जो कि उत्तर भारत में प्रचलित है। भारतनाट्यम जो तमिलनाडु का प्रमुख डांस है। कथकली केरल में प्रसिद्ध है और ओडिसी ओडिशा में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का एक शास्त्रीय डांस है जो पूरे भारत में प्रचलित है। ये सभी कितने? 6 शास्त्रीय डांस। आपने अभिषेक भाई साहब की देखा होगा वीडियो, ठीक है, क्लासिक और रोमांस का वीडियो। उसमें आपको बताया गया क्लासिकल क्या चीज़ हो सकती है, ठीक है, किसको हम क्लासिकल कहेंगे और किसको रोमांटिक पीरियड का या फिर कहेंगे एलिमेंट्स कहेंगे, ठीक है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो अब हम लोग बात करते हैं लघु चित्रों के विषय में। तो अब लघु चित्र होता क्या? आपने प्राय चित्र बनाते हुए देखा होगा छोटे बच्चों को अपने पेजों पे, ठीक है, A4 साइज का पेज होता है, या आपने देखा होगा कि विभिन्न दीवारों पे क्या होते हैं?
चित्र बने होते हैं, ठीक है, उन सभी को लघु चित्र आप नहीं कह सकते। दीवार पे जो बने होते हैं उसे कहते हैं भित्ति चित्र, ठीक है। जो पेज वगैरह में बनते हैं उसको कहते हैं लघु चित्र, ठीक है। वही लघु चित्र है जो आप देखते हैं किसी भी किताब में, आपने देखा होगा, ठीक है। जैसे आपने प्राचीन किताब कोई उठाई होगी, ठीक है, उसमें चित्रों के माध्यम से आपको समझाया गया कि ये कुछ चीज़ है, ये कोई और चीज़ है, तो उसी को क्या कहा जाता है, लघु चित्र। अर्थात छोटे से चित्र में आपको बहुत बड़ी चीज़ दिखा दी जाए या बताने का प्रयास किया जाए, उसे कहते हैं लघु चित्र। प्राचीनतम लघु चित्र ताड़पत्रों, लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। कहाँ पे, ताड़पत्र। हमने आपको ताड़पत्र के विषय में भी बता के रखा पिछली कक्षाओं में, ठीक है। आप उसे जरूर देखें वीडियोज़ को और लाइक जरूर करें। लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। देखिए आपके पास ये पेज है, ठीक है, या फिर पांडुलिपि आपने देखा होगा, इस प्रकार की होती है, ठीक है। तो इसमें जो चित्र बने होते थे, ठीक है, ये कुछ रंगीन चित्र बने होते थे, तो इसको क्या कहा गया है, लघु चित्र कहा गया, जो कि प्राचीनतम ताड़पत्रों में अंकित होते थे। सर्वाधिक सुंदर चित्र पश्चिम भारत में कहाँ पे पाए गए हैं, सर्वाधिक सुंदर चित्र पश्चिम भारत में जैन ग्रंथों को, ठीक है, किनको, जैन पुस्तकें जो है, ठीक है, जैन ग्रंथ जो हैं उनको सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। देखिए आप अगर किसी ब्लैक एंड वाइट ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट लिखा हुआ आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आपको अच्छा नहीं, आप कुछ समय बाद क्या होने लगेंगे, उबने लगेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे चित्र हो, रंगीन दृश्य हो, तो आपका मन भी क्या होता है, लगने लगता है, ठीक है। वो है मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां। देखिए अकबर ने भी चित्रकला में विशेष ध्यान दिया, लेकिन जहांगीर के काल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है, किसमें, चित्रकला के रूप में, ठीक है। इसके समय में चित्रकला अपने स्वर्ण युग की ओर अग्रसर थी, अर्थात अपने उच्चतम प्रतिमान स्थापित कर रही थी। शाहजहां के समय में स्थापत्य कला बहुत ही ज़्यादा विस्तृत हो गई, क्योंकि इसी के समय में ताजमहल बनाया गया था, लाल किला बनाया गया था, ठीक है। अत्यंत कुशल चित्रकारों को, ठीक है, इन्होंने संरक्षण दिया था, जो कि इतिहास व पांडुलिपियों की रचना करते थे। किनकी रचना करते थे, इतिहास या फिर पांडुलिपि की रचना करते थे। मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ केंद्रों में पौराणिक कथाओं व काव्यों के विषयों पर धड़ाधड़ चित्रों क्या कर रहे थे, लोग प्रकाशित कर रहे थे, चित्र बना रहे थे, पुस्तकें छाप रहे थे। उसमें क्या कर रहे थे, महाराणा प्रताप की जीवनियाँ या फिर महान शासकों, पौराणिक कथाओं में किन किन के, देवी देवताओं, कृष्ण भगवान आदि सभी का क्या था, चित्रों का क्या कर रहे थे, एक लोगों ने बनाया, दूसरे ने उसकी प्रतिकृति की। ऐसे ही बनाते 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 क्या हुआ, पूरा प्रसार भारत में हो रहा था। वो भी कहाँ से, मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, इन सभी क्षेत्रों से, ठीक है, बराबर जारी रहा, विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। 17वीं शताब्दी के बाद के वर्षों में हिमालय की तलहटी में एक साहसपूर्ण व भावप्रवण शैली का विकास हुआ। कहाँ पे, हिमालय की तलहटी में एक शैली का विकास हुआ, जिसे क्या कहा जाता है, बसोहली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बसोहली शैली कहा जाता है। यहाँ जो लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी इस शैली से संबंधित वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। क्या थी, भानुदत्त की रसमंजरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, आप इसे जरूर नोट कर लीजिए। 1747 में नादिर शाह के आक्रमण व विजय के परिणाम स्वरूप, देखिए नादिर शाह जो था वह ईरान का शासक था, उसने भारत पे आक्रमण किया था, दिल्ली में लूटपाट मचाया और लूट कर लेके चला गया पूरा सामान। मुगल काल, ठीक है, जब उसने भारत में आक्रमण किया उस समय मुगलों का शासक था, ठीक है, शासन हुआ करता था। फिर क्या हुआ, जब उसको लूटपाट उसने कर लिया तो वहाँ के जो कलाकार थे वो भयभीत हो गए, ठीक है, भयभीत हो गए तो उन्होंने मैदानी इलाकों को छोड़ दिया और इलाकों को छोड़कर वो कहाँ चले गए, हिमालयी प्रांतों में चले गए, ठीक है, हिमालय वाले क्षेत्रों में चले गए। अब जब वहाँ पे गए तो इन्होंने भाई उस परिस्थितियों को देखा, वहाँ पे कैसी स्थिति है, रंग वंग ठीक मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो उसी के अनुसार एक नई शैली का विकास हो गया, वहाँ पे कांगड़ा शैली का विकास हो गया। आप बगल में एक चित्र देख रहे होंगे, कृष्ण और उनके सखियों का एक चित्र दर्शाया गया, ठीक है। इस चित्र में कांगड़ा शैली का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं, बांग्ला भाषा का विकास अर्थात बंगाली भाषा का विकास कैसे हुआ उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। बंगाली भाषा जो है संस्कृत भाषा से निकली हुई है, संस्कृत भाषा से निकली हुई है। देखिए बंगाल के विषय में हमने आपको बहुत पहले से बताते चले आए हैं कि पहले क्या था, बंगाल में
मुगल, देखिए मुगल तो बाद में है, उससे पहले मगध साम्राज्य हुआ, फिर गुप्त काल के शासक है, उसके बाद वर्धन वंश के शासक है, फिर पालों ने उस पर शासन किया, ठीक है, उसके बाद मुगलों ने शासन किया। इसी के साथ साथ क्या हुआ, विभिन्न भाषाओं का वहाँ पे क्या हुआ, संक्रमण हुआ। तो उसके फलस्वरूप जो क्या हुआ, जो संस्कृत भाषा था उसका प्रभाव बंगाल की जो आम जनमानस की भाषा थी उसमें क्या हुआ, ज़्यादा तरीका से प्रभाव उसका पड़ा। और जो वहाँ की मुख्य भाषा उभरी, बंगाली या फिर बांग्ला भाषा, उसमें संस्कृत का बहुत अधिक क्या होता है, प्रभाव दिखाई देता है। बंगाली भाषा को हम दो रूपों में हम बांट सकते हैं। पहली तो वो भाषा जो कि संस्कृत की श्रेणी में आती है, ठीक है, संस्कृत से क्या थी, वो संबंधित थी। इनमें संस्कृत महाकाव्यों का अनुवाद किया गया। मंगल काव्य मीन्स होता है शुभ कार्य से संबंधित जो किताबें थी उनसे संबंधित उनको अनुवाद किया गया। भक्ति साहित्य, ठीक है, भक्ति साहित्यों का क्या हुआ, रूपांतरण किया गया। और चैतन्य प्रभु की क्या किया गया, जीवनियों को लिखा गया। नाथ साहित्य जैसे मैनामती, गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा संबंधी कहानियाँ, परी कथाएं, लोक कथाएं व गाथा, ये किस श्रेणी में आती है, दूसरी श्रेणी में आती हैं, जो कि नाथ साहित्य से संबंधित। इनका भी सभी का क्या उपयोग था, बंगाल की भाषा या फिर बांग्ला भाषा का उत्थान में इन सभी का क्या था, बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान था। अब हम लोग बात करते हैं पीरों के विषय में। पीर क्या थे, पीर जो है वह आध्यात्मिक गुरु थे। जो पीर शब्द है वह फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। पीर श्रेणी में संत या सूफी या फिर अन्य महानुभाव, ठीक, कैसे महानुभाव, जो बहुत साहसी होते थे, उपनिवेशी होते थे, देवी देवताओं से संबंधित थे, और यहाँ तक कि जो जीव आत्माएं थी उनको भी क्या किया जाता था, पीरों में शामिल किया जाता था। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हुई। इनकी मज़ारें सर्वत्र पाई जाती हैं बंगाल में। कहाँ पे, सर्वत्र बंगाल में, या फिर कह लीजिए पूरे देश में पाई जाती हैं। वो भी किस रूप में, मज़ारों के रूप में पाई जाती है। किस रूप में, मज़ारों के रूप में पाई जाती हैं। ये बंगाल में मंदिरों का निर्माण, अब हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं बंगाल में 15वीं शताब्दी में किस प्रकार के मंदिर बनाए जाते थे। 15वीं सदी में बंगाल में मंदिर बनाने का दौर बहुत जोरों पे था, ठीक, 15वीं शताब्दी और उसके बाद में 19वीं शताब्दी तक यह जो दौर था इसमें बहुत सारे मंदिरों का क्या किया गया, निर्माण किया गया। और 19वीं शताब्दी में ये गति क्या हो गई, धीमी पड़ गई। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी के गारों से अनेक निम्न मंदिर बनाए गए थे। किन किन के सामाजिक समूह थे, कौन कौन से सामाजिक समूह थे, वो थे कालू, जिनको हम लोग उत्तर भारत में तेली कहते हैं लेकिन उनको क्या कहा जाता है, कालू बंगाल में, और कंसारी, घंटा धातु के कारीगर, ठीक, घंटा बनाते थे, इनको कंसारी कहा जाता है बंगाल में। आदि के सहयोग से निम्न सामाजिक मंदिरों का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था, ठीक है, सामाजिक मंदिरों का निर्माण किया गया था। वो भी किससे किया गया था, ईंटों से और मिट्टी के गारे, ठीक है, मिट्टी के गारों से इनका निर्माण किया गया था। इन मंदिरों की आकृतियां बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह 2 चाला 2 छतों वाली या फिर 4 चाला 4 छतों वाली होती थी। आप चित्र में देख रहे हैं, ठीक है, इसमें 2 चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। एक में आप देख रहे होंगे झोपड़ी दिख रही होगी, ठीक है, वो कितने चाले का है, 2 चाले का है, ठीक है, जो झोपड़ी वाली है वो 2 चाले का है। और जो दूसरा ईंटों से बना हुआ, गारे से बना हुआ है, वो 4 चाला था, 4 छतों वाली वो क्या है, बिल्डिंग है, वही मंदिर है, ठीक है। आमतौर पर मंदिर वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन जो बाहरी दीवारें होती थी उनको बहुत ही बढ़िया पोता जाता था, ठीक है, रंगीन बनाया जाता था। और उसमें भी किन किन का उपयोग किया जाता था, चित्रों का प्रयोग किया जाता सजाने में। फिर मिट्टी की पत्तियों से सजाया जाता था, मतलब दीवार है, दीवार में मिट्टी से ऐसे पत्तियाँ बनाई जाती थी, ठीक है, रंगीन, ऐसे ऐसे बहुत बढ़िया डिजाइन से उसको सजाया जाता था। पश्चिम बंगाल में बांकुरा जिले में जो विष्णुपुर का मंदिर है उसमें अत्यंत उत्कृष्ट सजावट की गई है, ठीक है, कहाँ पे, बांकुरा जिले में विष्णुपुर का जो मंदिर है उसमें सजावट बहुत ही अच्छे से की गई है। और जो पश्चिम बंगाल के लोग थे वह भोजन के रूप में मछलियों का आहार ग्रहण करते थे, ठीक है, आदि जो तटीय क्षेत्र का भोजन है उन सभी का क्या करते थे, लोग ग्रहण करते थे। तो आज की वीडियो यहीं तक। यह वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से सुझाव जरूर दें। इससे संबंधित जो नोट्स हैं वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन से गुजरते हुए विभिन्न रोचक तथ्यों को, ठीक है, भूगोल और इतिहास की प्लेलिस्टों को जरूर देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।